नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आकाश जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो जो लोग इस बार अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, यानी कि जिनका 12th कंप्लीट हो गया है, जो 12th की परीक्षा पास कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है? और उसके बाद जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर वो लोग सीधा यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं इस बार से 2026 के पैट की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों, तो ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। ठीक है? इसमें मैं दोस्तों पेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये पेट क्या है, ठीक है? पेट क्या है दोस्तों और इसको कौन आयोजित कराता है पेट एग्ज़ाम को? क्या पेट अनिवार्य है किसी भी एग्ज़ाम्स को देने के लिए? जैसे लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, एडीओ हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, तो क्या इसलिए पेट को अनिवार्य किया गया है? क्या 10वीं पास भी इसको भर सकते हैं? इसमें एज लिमिट क्या है? ठीक है? और अदर स्टेट वाले क्या इसको फ़िल कर सकते हैं? क्या अदर स्टेट वाले फ़िल करके यूपी का एग्ज़ाम दे सकते हैं? इसमें कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? एग्ज़ाम मोड क्या रहता है? ऑनलाइन मोड होता है या फिर ऑफ़लाइन? नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं? और सिलेबस इसका क्या रहता है? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और ये भी बताएँगे कि इसमें नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया है या फिर नहीं? और परसेंटाइल के बारे में भी मैं इसमें आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि परसेंटाइल क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है? तो ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए समर्पित है जो इस बार से यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है? अंत में दोस्तों मैं बताऊंगा आपके लोअर पीसीएस की एग्जाम डेट के बारे में कि इसका एग्जाम कब संभावित है और एडीओ की वैकेंसी कब तक आ सकती है, ठीक है? ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि पेट पेट 2026 का विज्ञापन किस माह आएगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और इससे कौन-कौन सी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, एक-एक चीज़ मैं विस्तार से डिटेल में समझाऊँगा आपको, ठीक है? दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो पेट की परीक्षा है दोस्तों, ये दोस्तों एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। कहने का मतलब ये है कि इसको देने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, ठीक है? जूनियर असिस्टेंट हो, एडीओ हो, लोअर पीसीएस हो, ठीक है? लोअर पीसीएस हो, तो इन सारे जैसे वीडियो एग्ज़ाम हो, वीपीओ का एग्ज़ाम हो, तो इन सभी एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको पेट का एग्ज़ाम देना अनिवार्य है ना? यदि आपने पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप इन इन सभी एग्ज़ाम्स के जो है दोस्तों आप फॉर्म नहीं फिल अप कर पाएँगे, ठीक है? इन सभी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल अप करने की आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। तो अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, जैसे लेखपाल देना है, जूनियर असिस्टेंट देना है, एडीओ का एग्ज़ाम देना है, लोअर पीसीएस देना है, तो आपको पेट देना अनिवार्य है, ठीक है? और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पात्रता परीक्षा है, कोई नौकरी का एग्ज़ाम ये नहीं है, ठीक है? दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसका एग्ज़ाम जो है ना, वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी आयोजित करवाता है, ठीक है? इसका एग्ज़ाम कौन आयोजित करवाता है? यूपी ट्रिपल एससी आयोजित करवाता है और 2025 में भी इसका फॉर्म आया था, 2024 में नहीं आया था, 2023 में आया था और अब 2026 में आपको देखने को ये एग्ज़ाम मिलेगा और बहुत अधिक संभावना है कि ये जो है आपका पेट का जो नोटिफ़िकेशन है, वो जून माह के मिड में 15 जून के आसपास जो है आने की पूरी संभावना है। और अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों, वो जो है आपका सितंबर सितंबर में किए जाने की संभावना है और 2025 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वो अगस्त में हुआ था, ठीक है? अगस्त में हुआ था और इसका जो नोटिफ़िकेशन है वो 2 मई 2025 को आ गया था और अगस्त में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो इस बार जो एग्ज़ाम होना है दोस्तों वो सितंबर माह में होना है क्योंकि 2027 में जो है दोस्तों 2027 में यूपी में इलेक्शन है, ठीक है? इलेक्शन है तो जो है इससे भी 2026 के पेट से भी कई सारी भर्तियाँ आएँगी जैसे कि भर्तियों में वीडियो की भर्ती हो गई, वीपीओ की भर्ती हो गई, जूनियर असिस्टेंट की 4500 पदों पर जो भर्तियाँ अभी होनी है, तो जो है 4500 पदों पर भर्तियाँ जो है दोस्तों, इसी से जो है आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? अब चलिए बात कर लेते हैं पेट अनिवार्य है या फिर नहीं? तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि ये पेट अनिवार्य है क्योंकि बिना इसके जो है आप कोई फॉर्म भर नहीं सकते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, तो इसीलिए दोस्तों ये जो है अब जो है अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है? और एक बात और बता दूँ कि 10वीं पास भी इसका फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से ठीक है ग्रुप ग्रुप डी की भी वैकेंसीज़ जो है देखने को
मिल जाती हैं, इसलिए जो है ग्रुप डी की एलिजिबिलिटी के लिए जो है 10वीं पास भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की अगर दोस्तों बात करें तो जो है इसमें एज लिमिट जो रखी गई है दोस्तों वो कम से कम 18 वर्ष है, ठीक है? 18 से और मैक्सिमम 40 वर्ष तक, ठीक है? और इसमें आरक्षण से छूट भी मिली हुई है, आरक्षण से छूट भी मिली हुई है। इसको जनरल कैटेगरी को छोड़ करके बाकी सबको इसमें आरक्षण से छूट भी मिली मिली हुई है, ठीक है? अदर स्टेट की अगर दोस्तों बात करें तो क्या यूपी के बाहर के छात्र भी यह फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ, यूपी के बाहर के छात्र भी इसको भर सकते हैं और भरते भी हैं और आकर के यहाँ पर नौकरी भी ले लेते हैं, ठीक है? अटेम्प्ट की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें कितनी बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जिसने भी 2025 का पेट दिया है तो उसको 3 साल के लिए ये 2025 का पेट एलिजिबल वो कैंडिडेट है, ठीक है? 2025 में जिसने भी पेट का एग्जाम दिया है तो वो 3 साल तक का यूपी में आने वाली वैकेंसीज का फॉर्म जो है वो 2025 के पेट के तहत भर सकता है, लेकिन उसको यह भी ऑफर है कि वो 2026 का पेट का फॉर्म भर सकता है, ठीक है? यदि मान लीजिए उसके किसी ने 25 का पेट का एग्जाम भरा और 60 नंबर लेकर के आ गया, ठीक है? और 2026 में जो है 58 नंबर ले आया, ठीक है? तो इसमें जो है उसका 60 वाला स्कोर ही माना जाएगा, 18 वाला स्कोर 58 वाला स्कोर नहीं माना जाएगा। मतलब कि जिस भी वर्ष वो ज़्यादा स्कोर करेगा, तो उसको ज़्यादा वाला स्कोर को ही कंसीडर जो है किया जाएगा, कम वाले स्कोर को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो ये हो गई दोस्तों अटेम्प्ट की बात। अब एग्जाम मोड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये एग्जाम मोड जो है ना दोस्तों, ये आपका ऑफलाइन एग्जाम मोड है और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आपको बता दें कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है इससे 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये पूरा जो है एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, है ना? 100 एमसीक्यूज आते हैं जिसमें हिंदी होता है, ठीक है? अभी मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा। दोस्तों ये है 2025 के पेट का नोटिफिकेशन, ठीक है? तो ये देखिए 2 मई 2025 को ये नोटिफिकेशन दोस्तों आया था। उसके बाद 17 जून इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, ठीक है? और संशोधन की जो अंतिम तिथि थी वो थी 24 जून 2025, ठीक है? अब चलिए सिलेबस आपको मैं दिखा देता हूँ क्या-क्या इसमें आता है। ये है दोस्तों आपका सिलेबस। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम, ठीक है? इसमें प्रश्नों की संख्या देखिए 100 है, समय है दोस्तों 2 घंटा और पूर्णांक है 100, ठीक है? यानी कि एक प्रश्न हो जाएगा आपका 1 नंबर का, ठीक है? और इसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है। अब सबसे पहले दोस्तों देखिए सिलेबस है भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में इतने सारे टॉपिक हैं और ये इसमें से जो है 5 अंक का जो है आपका पेट की परीक्षा में आता है। पहला है घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है? तो यहाँ से दोस्तों सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरा नंबर का टॉपिक ये भी हिस्ट्री का ही है। इसमें से 5 नंबर का देख लिए इतने इतने ज़्यादा टॉपिक हैं यहाँ से लेकर के इतिहास में, यहाँ से लेकर के पूरा दोस्तों यहाँ तक का। और इसमें से 5 नंबर का तो ये हो गया आपका और 5 नंबर का इंडियन नेशनल मूवमेंट है। तो सबसे पहले जब आप इतिहास की तैयारी करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को ही सबसे पहले पढ़ करके खत्म करें, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पेट में भी और किसी भी एग्जाम्स में, ठीक है? और इसमें देखिए सबसे पहला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है? महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना होगा, ठीक है? क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ना है, फिर उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था ये सब देखना है, कौन कौन थे उग्रवादी और चरमपंथी कौन कौन थे ये आपको देखना है, ठीक है? और विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ इसमें पूछा आता है। उसके बाद ज्योग्राफी तीसरे नंबर पर है, तो ज्योग्राफी भी दोस्तों ये देख लीजिए इतना सारा सिलेबस है ज्योग्राफी का भी, इसमें से भी 5 अंक का पूछा जाता है, ठीक है? तो अब तक हो गया 15 नंबर हो गया, ठीक है? उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आते हैं। 1947 से 1991 तक का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है, जिसमें से योजना आयोग के बारे में भी पूछा जाता है। योजना आयोग से लेकर के बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सुधार तक का, ठीक है? उसके बाद 1991 में आर्थिक सुधार, ठीक है? ये भी दोस्तों 5 नंबर का आता है पूरा, ठीक है? ये भी जीएसटी तक का है पूरा, ये 5 नंबर का इसमें आता है। और 2026 के पैट में हो सकता है इसको थोड़ा-सा और रिवाइज़ किया जाए, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की जाए, ठीक है? और उसके बाद आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी कि पॉलिटी जिसको कहते हैं, इसमें से भी दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और सामान्य विज्ञान से भी 5 नंबर का और प्रारंभिक अंकगणित भी 5 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है? उसके बाद बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी की, जनरल हिंदी से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ आपको जनरल हिंदी की मैं क्लास चला रहा हूँ अभी और ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ट्रिक ऐसी है दोस्तों, ईज़ी और फ़नी ट्रिक है जो आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने वीडियो देख ली, ठीक है? अभी हाल ही में मैंने स्वर संधि को ट्रिक से मैंने पूरी एक वीडियो में एक ही स्लाइड में समझा दिया है। यदि आपने इन वीडियोज़ को देख लिया तो समझ लीजिए हिंदी आपसे कभी नहीं
छूटेगी और एग्ज़ाम में जो है कभी भी बाहर नहीं जाएगा वहाँ से, ठीक है? और आप सही क्वेश्चन, सही आंसर लगा कर के आओगे। हिंदी में बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहा हूँ उसमें, चलिए देख लीजिए और नोट्स फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है? नोट्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं अभी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप से दोस्तों आप जो है जुड़ जाइए, ठीक है? और आपको उसमें जो है फ्री नोट्स और फ्री पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है? तो समान अंग्रेजी देख लीजिए 5 नंबर की आती है इसमें, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग भी 5 नंबर का है और उसके बाद जो है सामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स भी 10 नंबर का आता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर 10 नंबर का आता है और सामान्य जागरूकता की बात करें यानी कि जो है जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आते हैं। अपठित गद्यांश भी दोस्तों हिंदी में आता है 10 नंबर का। ग्राफ यानी कि डीआई जो है ना, डीआई भी इसमें 10 नंबर का आता है। सबसे ज़्यादा समय आप इस पे दीजिएगा मैथ में, ठीक है? और यहाँ से क्वेश्चन लेंथी होते हैं लेकिन ईज़ी होते हैं। सही आप सही करके आओगे यदि आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली। तालिका की व्याख्या 10 नंबर यानी कि डीआई से कुल मिलाकर के 20 नंबर का प्रश्न आता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है? तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस। चलिए अब आगे देखते हैं। आपको 2 घंटा 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलता है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, नेगेटिव मार्किंग की तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं तो एक सही वाला जो है आपका काट दिया जाएगा। इस हिसाब से जो है आपका जो है 1 नंबर इसमें कम हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें 2 घंटे मिलते हैं, आपको बता दिया मैंने और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था हो गया, संविधान, सामान्य विज्ञान, अंक गणित, हिंदी, अंग्रेजी, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ठीक है? करंट अफेयर्स भी इसमें आता है दोस्तों, ठीक है? करंट अफेयर्स आता है और ग्राफ तालिका यानी कि डीआई भी इसमें पूछी जाती है। स्कोर कार्ड और वैलिडिटी की अगर बात करें तो पेट का जो रिजल्ट है दोस्तों, वो लगभग 2 महीने के अंतर्गत आ जाता है। जैसे एग्ज़ाम हुआ आपको मान लीजिए सितंबर में एग्ज़ाम हुआ तो नवंबर तक का आपका जो है पेट पेट का जो है रिजल्ट जो है ये घोषित कर दिया जाएगा। लगभग 2 महीने ये लोग ले ही लेते हैं। और इसमें फ़ीस की अगर बात कर लें दोस्तों, फ़ीस कितनी लगती है दोस्तों? तो फ़ीस जो है ना दोस्तों, ये आपकी जनरल जनरल एंड ओबीसी के लिए जो है ₹185 की फ़ीस है, ठीक है? और एससी एसटी के लिए जो है ₹95 होती है, ठीक है? जो तैयारी के लिए दोस्तों आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है? प्रिपरेशन के लिए आप इसको सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, मार्केट्स में बुक आती हैं, तो कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल पे जो है इसका जो है इसके लिए तैयारी कराई जाएगी, आप ठीक है? तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने अभी यूपी जीके का कंप्लीट लेक्चर जो है कंप्लीट लेक्चर डाल रखा है, ठीक है? प्लेलिस्ट पूरी बना दी है मैंने, तो आप वहाँ से जाकर के यूपीजीके कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यूपीजीके का पीवाईक्यूज़ करा रहा हूँ, ठीक है? पीवाईक्यूज़ करा रहा हूँ और अभी ज्योग्राफी के मैंने 2 लेक्चर ज्योग्राफी के मैंने 50-50 क्वेश्चन के जो है मैंने 2 लेक्चर्स करा दिए हैं। ज्योग्राफी यानी कि यूपी ज्योग्राफी के 50-50 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो उत्तर प्रदेश के किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं वो क्वेश्चन और आगे भी आने की संभावना है, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। मैं आपको दिखाऊँगा जब कोई भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो ये हो गई बात आपकी प्रिपरेशन की। अब आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल सी पेट जैसे एग्ज़ाम्स में स्कोर को समझने के लिए जो है 3 शब्दों को समझिए, ठीक है? जैसे कि एक है रॉ स्कोर, ठीक है? रॉ स्कोर है, ठीक है? उसके बाद है नॉर्मलाइज़्ड स्कोर, ठीक है? ये नॉर्मलाइज़्ड स्कोर हो गया, ठीक है? और एक होता है दोस्तों परसेंटाइल। तो इन तीनों में क्या अंतर है मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बारे में जानते हैं। तो यह दोस्तों ये वो स्कोर होता है जो आपने परीक्षा देने के बाद जो है ना सीधे ही हासिल किया, यानी कि इसमें जो है जितने मान लीजिए 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? रॉ स्कोर मान लीजिए जैसे 100 क्वेश्चन है, तो इसमें आपने जो है 75 सही किए, ठीक है? 75 तो आपके सही हुए, ठीक है? उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए, तो जो गलत हो गए क्वेश्चन, तो सही और माइनस गलत मतलब सही वाले जो प्रश्न हो गए, ठीक है? और माइनस कर दीजिए उससे जो गलत उत्तरों की क्या है पेनल्टी है, यानी कि मान लीजिए 8 क्वेश्चन आपने से गलत कर दिए तो उसका 2 नंबर की पेनल्टी बढ़ गई, तो माइनस 2 नंबर। मान लीजिए इसमें जो है आपने कितने सही किए थे, इसमें कितने सही किए थे, आपने किए थे 74 सही किए थे क्वेश्चन, ठीक है? और माइनस ये 2 नंबर की पेनल्टी, यानी कि 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं आपके तो 2 नंबर की पेनल्टी पड़ गई, ठीक है? तो माइनस हो गया आपका 2, तो अब आ गया 72, ठीक है? तो अब ये आपका हो गया दोस्तों क्या, ये हो गया आपका रॉ स्कोर, ठीक है? ये हो गया आपका रॉ स्कोर, ठीक है? तो इसको तो आप खुद ही निकाल सकते हैं एग्जाम देने के बाद में, आप जब आंसर की आएगी तो इसको देख करके आप रॉ स्कोर अपना पता कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर की। नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है? देखिए,
नॉर्मलाइज़ स्कोर की बात करें तो पेट जैसी परीक्षाएँ दोस्तों कई शिफ्टों में होती हैं, ठीक है? कई सारी शिफ्टों में होती हैं क्योंकि कई सारे लोग फॉर्म भरते हैं, 20-20 लाख लोग इसमें जो है फॉर्म भर देते हैं और एग्ज़ाम देने पहुँच जाते हैं, ठीक है? तो किसी शिफ्ट का पेपर क्या होता है, कठिन आता है, किसी शिफ्ट का पेपर जो है आसान आता है। तो सबको बराबर लाने के लिए जो है आयोग ने नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ॉर्मूला निकाला है, ठीक है? ये काम कैसे करता है नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ॉर्मूला? अगर आपकी शिफ्ट का पेपर कठिन था जैसे, ठीक है? तो आपके 72 नंबर जो है ये जो आप 72 नंबर लेकर के आए, जैसे जब आप आपका शिफ्ट जिस शिफ्ट में आप बैठे हैं उसमें पेपर कठिन था अगर आपका, तो ये जो आप 72 नंबर लेकर के आए हैं उसको बढ़ा करके क्या कर दिया जाता है, नॉर्मलाइजेशन में क्या कर दिया जाता है, 74 कर दिया गया जैसे मान लीजिए, ठीक है। अगर पेपर बहुत आसान है तो 74 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो है आपका 2 नंबर जो है बढ़ा दिया गया, ठीक है। मान लीजिए आपके शिफ्ट का पेपर बहुत आसान था, ठीक है, तब आपने 72 स्कोर किया, ठीक है, तो आपका नंबर घटा दिया जाएगा, घटा करके मान लीजिए कितना कर दिया गया, 1 नंबर घटा दिया तो 71 कर दिया गया। तो इसको कहते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। आयोग इसी स्कोर को अंतिम मानता है और मुख्य परीक्षाओं की कट ऑफ इसी स्कोर के आधार पर तय की जाती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं परसेंटाइल की। तो यह दोस्तों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लोगों में कि परसेंटाइल होता क्या है। परसेंटाइल दोस्तों आपके नंबर, आपका ये नंबर नहीं बताता है। नंबर तो आपका ये पता चल गया 72 आया, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आ गया 71, अगर आपका जो है शिफ्ट ईजी था तो ये क्या बताता है, नंबर नहीं बताता बल्कि आपकी रैंक या पोजीशन बताता है ये, ठीक है। क्या बताता है, रैंक या पोजीशन बताता है और ये दर्शाता है कि आप कितने प्रतिशत छात्रों से आगे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए जैसे कि अगर आपका 90 परसेंटाइल आया, कितना आया, 90 परसेंटाइल आ गया, ठीक है, 90 परसेंटाइल आ गया, तो इसका मतलब है कि आपने परीक्षा देने वाले 90% छात्रों से ज्यादा नंबर आपने हासिल किए हैं, ठीक है। यानी कि आप टॉप 10% छात्रों में हैं। यानी अगर आपके 90 परसेंटाइल आ गए हैं, अगर आपके 90 परसेंटाइल आ गए हैं तो आप क्या है, आप जो है 10% छात्रों में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है परसेंटाइल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है परसेंटाइल, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, निकाला, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इसका फॉर्मूला है कि आप जो आपसे कम नंबर पाने वाले जितने भी छात्र हैं उनकी संख्या, ठीक है, क्या आपसे कम नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है, आपसे कम नंबर पाने वाले जो छात्र होंगे, आपसे कम नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या और जो है और कुल छात्र कितने छात्र एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन सॉरी ये परसेंटाइल का फॉर्मूला है दोस्तों, इससे आपकी परसेंटाइल निकाली जाती है, ठीक है। मान लीजिए आ गया आपका क्या 90 परसेंटाइल, तो इसका मतलब ये हो गया आप टॉप 10 छात्रों में से एक है, ठीक है। तो रॉ स्कोर क्या बताता है, आपकी जो व्यक्तिगत मेहनत है ना, जो आपकी व्यक्तिगत मेहनत के आधार पर जो आपने अर्जित किया है नंबर, उसको कहते हैं ये रॉ स्कोर, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है, पेपर के कठिन या आसान होने का असर खत्म करता है ये, ठीक है। क्या करता है, पेपर के कठिन या फिर आसान होने का जो अंतर है ना वो खत्म कर देता है, ठीक है, और छात्रों को बराबर एक स्टेज पर लेकर के चलाता है ये। परसेंटाइल की बात करें तो आपकी जो तुलना है ना, बताता है कि आप भीड़ में कहाँ पे खड़े हैं, यानी कि 90 परसेंटाइल आ गई, इसका मतलब है आप टॉप 10, मान ली 100 लोग बैठे तो टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपका नाम है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि लोअर पीसीएस के एग्जाम की। दोस्तों लोअर पीसीएस का एग्जाम कब तक होना है, तो दोस्तों खबर निकल करके आ रही है कि अक्टूबर माह में 2 डेटें हैं, 15 अक्टूबर से पहले पहले, तो उसमें इसका एग्जाम कराया जा सकता है। एक है डेट दोस्तों 11 और एक डेट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि 15 तारीख से पहले पहले यानी कि 15 अक्टूबर से पहले पहले इसका एग्जाम कराने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है। और एडीओ की बात करें दोस्तों, एडीओ की ये भी खबर आ रही है कि एडीओ की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, एडीओ का नोटिफिकेशन ये आपका जो है क्या बोलते हैं 10 मई से पहले 10 मई से पहले पहले आने की पूरी संभावना है, ठीक है। 10 मई से पहले आने की जो है इसमें पूरी संभावना नजर आ रही है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट की अगर बात करें दोस्तों, असिस्टेंट अकाउंटेंट की अगर बात करें तो इसकी भी वैकेंसी आने वाली है और इसी मई में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ कही थी कि ऑडिटर की जो पोस्ट है, ऑडिटर की पोस्ट जिसमें जो सहकारी समितियों में ऑडिटर की पोस्ट जो आती है दोस्तों, उसमें ना तो ओ लेवल मांगते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ना तो ओ लेवल है और ना ही बीकॉम है, अब सिंपल ग्रेजुएशन कर दिया गया है, सिंपल ग्रेजुएशन जो है कर दिया गया है। और ये पोस्ट दोस्तों लोअर पीसीएस से ये पोस्ट आपकी आ चुकी है, ठीक है। इसका ग्रेड पे है दोस्तों 2800, ठीक है, 2800 इसका ग्रेड पे है और ये ऑडिटर की पोस्ट है दोस्तों, ये आपकी जो है आ चुकी है। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी, अगर
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों आप अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कर दीजिए ताकि उन तक भी इम्पोर्टेंट जो है बातें जो है पहुँचती रहे। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।